गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में चैप्टर 32 और 33। पहला है संवाद लेखन और दूसरा है निबंध, जिसमें निबंध हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संवाद लेखन हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम दोनों देखेंगे आज। ठीक है, संवाद लेखन में हम क्या पढ़ेंगे? संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दो संवाद लेखन का हम उदाहरण देखेंगे। दो मित्रों में संवाद, ठीक है, मतलब दो दोस्त हैं, उन दोनों के बीच के संवाद के बारे में। और उनका टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य के लिए श्रम की आवश्यकता। ठीक है। और दूसरा है पिता पुत्र में संवाद, ठीक है, जिसमें अच्छे मित्रों की संगति के लिए, ठीक है, पिता और उनके पुत्र के बीच में संवाद होगा अच्छे मित्रों की संगति के ऊपर। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला हम पढ़ेंगे निबंध। निबंध कहते किसे हैं, ठीक है, इसके बारे में निबंध के। उसके बाद निबंध के ये कुछ टॉपिक हैं, इनको हम तैयार करेंगे जो आपकी पुस्तक में दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, ईद का त्योहार, भारत देश महान, क्रिकेट मैच जो कि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगला है प्रदूषण की समस्या। ठीक है, ये इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रदूषण की समस्या। ठीक है, तो इन पांचों को देखते हैं। उसके लिए हम आते हैं अपनी बुक में। सबसे पहले हम देखेंगे संवाद लेखन, उसके बाद हम देखेंगे निबंध। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में किसी विषय पर बात करते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वार्तालाप कहते हैं। ठीक है, संवाद या कथोपकथन कहा जाता है, तीनों नाम से जाना जाता है, वार्तालाप, संवाद या कथोपकथन। ठीक है, नाटक, कहानी, चलचित्र आदि के प्राण संवाद ही होते हैं। ठीक है, संवाद जितने ही सहज और भावानुकूल होते हैं, नाटक आदि उतने ही प्रभावपूर्ण लगते हैं। संवाद के विषय कुछ भी हो सकते हैं। ये आकार में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। संवाद के वाक्य छोटे छोटे हों तो आकर्षक लगते हैं। इसकी भाषा में सहजता और सरलता होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे संवाद, डायलॉग। ठीक है, आप तो इससे बहुत भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, अभी पूछ दिया जाए कि सलमान खान के कुछ डायलॉग बोलिए, अमिताभ बच्चन के कुछ डायलॉग बोलिए, देखिए आप कितने सारे डायलॉग बोल डालेंगे। ठीक है, तो वहाँ डायलॉग मतलब दो लोगों के यहाँ पर बीच की संवाद की बात होती है। ठीक है, जैसे पहला है छात्रावास के दो छात्रों के बीच संवाद है, यहाँ पर दिया गया है, दो बच्चे हैं, उनके बीच आपस में हॉस्टल में है और उनके बीच संवाद हो रही है। अगला है पुस्तकालयाध्यक्ष के से छात्र की बातचीत, मतलब जो लाइब्रेरियन सर हैं उनसे बच्चों की बात हो रही है। देखिए लाइब्रेरी है, पीछे बुक रखी हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उनके डायलॉग्स हैं दोनों लोग की। ठीक है, आगे हम देखते हैं दो मित्रों में संवाद। ठीक है, और टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य के लिए श्रम की आवश्यकता। ठीक है, जैसे वैभव और नरेश दो मित्र हैं और उन दोनों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातचीत हो रही है। नरेश, पहले वैभव बोलता है, नरेश तुम कल क्यों नहीं आए? नरेश, वैभव मैं कुछ अस्वस्थ हो गया था। वैभव बोलता है, तुम प्रायः अस्वस्थ हो जाते हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? नरेश, कोई कारण तो नहीं समझ पा रहा हूं, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। वैभव, तुम सुबह भ्रमण पर निकलते हो कि नहीं, मतलब मॉर्निंग वॉक करते हो कि नहीं? नरेश, कभी कभी भ्रमण पर निकलता हूं, पर नियमित रूप से नहीं। वैभव, कुछ व्यायाम भी करते हो? नरेश, व्यायाम का तो समय ही नहीं मिलता। वैभव, तुम खेलकूद में भी भाग नहीं लेते? नरेश कहता है वैभव से, यह भी तुम ठीक कह रहे हो वैभव कि मैं क्या करता हूँ, खेलकूद में भाग नहीं लेता हूँ। वैभव, घर पर कुछ शारीरिक श्रम करते हो? नरेश, घर पर नौकर चाकर ही हैं, काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
वैभव कहता है अब मैं समझ गया, तुम्हारी बीमारी का एकमात्र कारण क्या है कि न तुम खेलते हो, न व्यायाम करते हो, न शारीरिक श्रम करते हो। इन सब से दूर रहना ही क्या है, तुम्हारे बीमार होने का कारण है। नरेश, तो मुझे क्या करना चाहिए? वैभव, तुम्हें अपनी दिनचर्या मतलब जो डेली रूटीन है उसमें सुधार करना चाहिए। इसके लिए सुबह शाम थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो, पार्क में तेज गति से चलो, खेल कूद का भी समय निकालो। इससे ताजी हवा मिलेगी, पाचन शक्ति में सुधार होगा। घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाना सीखो, इससे निश्चय ही तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर नरेश कहता है मित्र, मैं कल से ही तुम्हारे परामर्श माने जो तुमने मुझे बताया का अनुसरण करूंगा, मतलब उसको फॉलो करूंगा। यह उचित सलाह के लिए विशेष धन्यवाद। इस उचित सलाह के लिए विशेष धन्यवाद। दोनों दोस्त हैं, ठीक है। इसी प्रकार पिता पुत्र के बीच में है, अच्छे मित्रों की संगति के लिए कि कैसे कैसे पिताजी समझा रहे हैं अपने पुत्र को कि अच्छे मित्रों की संगति कैसी होती है। बैड और गुड कंपनी के बारे में बता रहे हैं, संगति के बारे में। अच्छे मित्र, गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड की क्या संगति होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला पाठ। निबंध लेख, जिसको कहते हैं एसे राइटिंग, ठीक है। देखिए, गद्य की भाषा में अपने विचार और भावों को सुगठित रूप से लिखना ही क्या कहलाता है? निबंध लेखन कहलाता है, ठीक है। गद्यांश की भाषा में अपने विचारों और भावों को सुगठित रूप से लिखना ही क्या कहलाता है? निबंध लेखन कहलाता है। निबंध का अर्थ निःशेष भाव से बांधना, अर्थात मन मस्तिष्क में उभरे विचारों और भावों को सुव्यवस्थित रूप से गद्य की विधि के में प्रस्तुत करना ही निबंध है। मतलब कि आपके मन में विचार जो भी आ रहे हैं उनको लिख देना ही क्या है? यहाँ पर भावों को सुव्यवस्थित रूप से लिखने को क्या कहते हैं? निबंध। निबंध के अंग होते हैं तीन चरण होते हैं, प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार, ठीक है। प्रस्तावना देखिए, इस अंग या अंश में विषय की परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया, मतलब परिचय दिया जाता है। विस्तार, इस भाग में विषय के संबंध में विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है कि जो भी आपका टॉपिक हो। और उपसंहार माने आप जानते हैं कि इसमें क्या किया जाता है? निष्कर्ष दिया जाता है कि उससे क्या, ठीक है। इन्हें ही 3 अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। निबंध के प्रकार 3 होते हैं, वर्णनात्मक या विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध, ठीक है। इस प्रकार के निबंध में प्रस्तावित विषय का वर्णन या विचरण रोचक ढंग से किया जाता है, जैसे यात्रा, दर्शनीय स्थल आदि के ऊपर निबंध लिखना, ठीक है। विचारात्मक ऐसे निबंध होते हैं जिनमें विचारों को प्रतिपादित किया जाता है, गहन अध्ययन, अनुभव, ज्ञान को पाठक तक पहुंचाने के लिए विचारात्मक निबंध लिखा जाता है। भावात्मक, इस प्रकार के निबंध में भाव की प्रधानता होती है, इसलिए इसको लिखते समय लेखक अलंकार आदि तत्वों का भी प्रयोग करता है। कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए जैसे आगे दिया गया है। उससे पहले हम एक देख लेते हैं, निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध लिखते समय क्या ध्यान योग्य बातें होती हैं? पहला देखिए, निबंध के विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब निबंध में विचार जो आपके मन में आ रहे लिख रहे हैं उन दोनों में संबंध होना चाहिए, एक विचार में दूसरे विचार। विषय के सभी पक्षों पर विचार व्यक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग पर पूरा ध्यान होना चाहिए। लिखते समय शब्दों की सीमा पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, मतलब वर्ड लिमिट पे कहा जाता है ना 150 से 200 शब्दों में, 200 से 300 शब्दों में, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति में सहज प्रवाह होना चाहिए। निबंध न अधिक विस्तार
और न अधिक संक्षेप में होना चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद माने पैराग्राफ में पहले कही गई सारी बातों को क्या करना चाहिए, सारांश आना चाहिए, मतलब शॉर्ट में सारा इंक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। हमारी पुस्तक में बहुत सारे निबंध दिए हैं, जिसमें से गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, और किसके ऊपर दिया है, ईद का त्योहार है उसके ऊपर दिया गया है। भारत देश महान, अपने देश के ऊपर दिया गया है। ठीक है, देखिए इस प्रकार चित्र सहित वर्णन किया गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। ठीक है, ये दिया गया है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, निबंध को हम और आकर्षित बनाते हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी पंक्तियां डाल के, इस प्रकार से। अगला है, पूरे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है क्रिकेट मैच। ठीक है, उसके बारे में। और अंतिम निबंध जो है वो प्रदूषण की समस्या पर है। ठीक है, उसमें सबसे पहले प्रस्तावना दिया है। ठीक है, फिर प्रदूषण के यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं, कौन कौन से होते हैं, जिनमें पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, और आगे देखिए यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है। देखिए वायु प्रदूषण, देखिए जल प्रदूषण, कल कारखानों के गंदे पानी नाले के माध्यम से यहाँ आ रहे हैं, वहीं जानवर भी नहा रहे हैं, गंदा पानी भी आ रहा है घरों से निकलता हुआ भी, उसी में लोग भी नहा रहे हैं, उसी में पीने के लिए महिला ले जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से जल प्रदूषण का बहुत बढ़िया यहाँ पर चित्र द्वारा वर्णन किया गया है और लिखित भी। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के बारे में दिनों दिन क्या हो जा रहा है, मोटर गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण वृद्धि के क्या कारण हैं, प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या क्या हैं। ठीक है, और उससे बचने के उपाय क्या हैं, बड़ा बढ़िया से दिया हुआ है कि कल कारखाने प्रदूषण नियंत्रक लगवाए जाएं। ठीक है, नदियों में गिरने वाले कूड़े कचरे को रोका जाए, शहरों में सीवर की नालियों से बहने वाला गंदा पानी नदियों में जाने से रोका जाए, पुरानी मोटरसाइकिल और पुरानी खराब गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से बचने के लिए ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने से रोका जाए, पेड़ पौधे और हरियाली को अधिक से अधिक स्थान दिया जाए, परमाणु विस्फोटकों पर रोक लगाई जाए। 80 डेसिबल ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि करने वाले यंत्रों को क्या किया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। ठीक है, पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति समाज को जागरूकता लाने की आवश्यकता है। यदि पर्यावरण पर उचित ध्यान न दिया गया तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यह हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही घातक सिद्ध होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखेंगे और इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से दोनों लेसन का, और उसके बाद आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।